चलो, तो लास्ट क्लास में लाइट के बारे में देखा था, वैसे ही करके एक दो और मेजर टॉपिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साउंड है, और अगेन इसमें जो मेजर मेजर चीजें हैं ना वो देखते हुए चलने का अपने को। जनरल साइंस में जब आप देखते हो वही सारी चीजें आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो सिंपली साउंड का प्रोडक्शन करने का किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी स्ट्रक करो, कहीं से कुछ निकालो, ऐसे खींच करके प्लकिंग करो, स्क्रैच करो, रबिंग करो, ये सारी चीजें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों वाली बात हो गई यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो मान लो यहाँ पे जैसे फॉक ट्यूनिंग, फॉक से लोग बताते हैं कि भाई साउंड इससे प्रोड्यूस करेगा, या किसी भी चीज को जब आप मारते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसमें होता क्या है एक्चुअली, वहां पे जब साउंड आपको जो सुनाई देता है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको धक्का दिया और यहाँ पे मुझे साउंड सुनाई दिया, इस बीच में हुआ क्या प्रोसेस, इस बीच में कि जब मैंने इसको मारा तो मैंने कुछ ना कुछ एनर्जी को ट्रांसफर किया इसमें। अब वो एनर्जी ने इसको क्या कराया, वाइब्रेट कराया, और वो वाइब्रेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो पार्टिकल से होते हुए मेरे ईयर तक पहुंच गई है, रादर देन वो पार्टिकल्स मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं। द ओनली थिंग जो मेरे पास पहुंच रही है वो है एनर्जी जो उन पार्टिकल से होते हुए पहुंच रही है। ठीक है, तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो केवल और केवल पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स अपने पोजीशन से आगे पीछे होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये मान लो यहाँ पे इसने जब ये पीछे आके इसने धक्का दिया तो यहाँ वाले पार्टिकल्स को धक्का दे दिया, अब ये पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, ये अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, एंड सेम इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, पूरा का पूरा साउंड जो है ये एनर्जी आपको ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए इसको वेव भी कहते हैं, क्योंकि वेव में यही चीजें होती है, वेव में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसीलिए साउंड को क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आपका वेव। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि दो टाइप के वेव होते हैं आपको, एक होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों में फर्क इतना है कि मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए, ये कभी भी ये तभी चल पाएंगे जब इनको कोई ना कोई मीडियम मिलेगा, यानी कोई भी अगर वहां पे वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में ये नहीं चल पाएंगे। तो साउंड जो है, साउंड को चलने के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है, तो इसीलिए साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या एग्जांपल है, यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बिना मीडियम के भी दे कैन प्रोपोगेट। जैसे इसका एग्जांपल आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको लाइट दिखता है, तो लाइट मीडियम हो ना हो, सन से आप तक पहुंच रही है, बीच में कई जगहों पे स्पेस खाली भी होगा पर फिर भी आप तक पहुंच रही है, तो ये क्या एग्जांपल है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल हो जाता है। मैकेनिकल वेव्स के और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मान लो पानी में पत्थर उत्थर मारते हो तो वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। जब तक वहां पे मीडियम नहीं होगा वो आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये पहली चीज तो क्लियर रख लेना कि ये मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का सिंपल सा डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव आपको जब भी चाहिए होगा तो आपको वहां पे क्या होगा, यू नीड अ मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपका कि साउंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्यों इसको मैकेनिकल कहते हैं, ये सिंपल चीज याद रखना। अब साउंड जो मूव करता है, तो साउंड मूव करता है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस का मतलब ये है, जैसे देखो, तो आप क्या करते हो, जब मान लो स्पीकर से साउंड दे रहे हो तो क्या हुआ, कहीं कहीं का मीडियम आपका बहुत ज्यादा डेंस हो गया, तो जो एरिया डेंस हो गया तो इसको क्या कह देते हो आप, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, दिस इज द कंप्रेस्ड रीजन। और कहीं कहीं पे मीडियम थोड़ा सा आपका डेंसिटी वहां पे कम हो गई है, तो देन दिस इज नोन एज रेयरफैक्शन। तो साउंड क्या होता है कि साउंड जब ट्रैवल करता है तो कहीं पे डेंसिटी को बढ़ा देता है और कहीं पे डेंसिटी को कम करता है। तो साउंड के ट्रैवल करने का जो तरीका है वो थ्रू द वेरिएशन इन डेंसिटी, तो डेंसिटी को वेरी कराते हुए ये क्या करता है, मूव करता है। तो ये भी एक तरीका है कि साउंड कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना, चाहे वो किसी मीडियम के थ्रू मूव कर रहा हो। ये तो चलो गैसियस मीडियम की बात है, इवन जब सॉलिड में भी होगा तो सॉलिड आपको दिखेगा भाई, सॉलिड तो आपको स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे साउंड पास हो रहा है, बट उसमें भी माइक्रो लेवल पे यही चीजें हो रही है। मान लो स्टील के थ्रू साउंड पास हो रहा है, तो अगर ये हिस्सा मान लो स्टील का, तो थोड़ा सा वो क्या करेगा कि यहाँ पे इस रीजन को कंप्रेस करेगा, इस रीजन को वहां पे वो रेयरफैक्शन करा देगा। तो हमेशा डेंसिटी चेंज ही कारण हो सकती है साउंड के मूवमेंट का, ये चीज क्लियर रखना आप। सो यहाँ पे सिंपली पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स अपने जगह से क्या करते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये दोनों पार्टिकल्स पास में आ गए तो इस रीजन की डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, ऑसिलेशन होगा। दोनों पार्टिकल फिर अपने अपने
पीछे वाले पोजीशन पे चले गए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन बन जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑसिलेशन इनका आगे पीछे होते रहता है और इसी वजह से ये एक टाइप ऑफ वेव्स है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहली चीज की साउंड तो मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसको मीडियम चाहिए, और दूसरा कि इसके मूवमेंट का जो तरीका है वो टू एंड फ्रो है। यानी देखो दो तरीके के वेव्स यहाँ पे होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट है, और दूसरे जो होते हैं वो होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये पार्टिकल मीडियम जो है, जो भी पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है और जो एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन है वो भी यही है। तो दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी एनर्जी भी सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है और पार्टिकल का मोशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, देन दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन होगा और एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और यहां पे ये क्या है, ये पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एंड ट्रांसवर्स वेव में। तो साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपने वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी वहां पे पढ़ा होगा, अर्थक्वेक्स वगैरह जब पढ़ोगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ, एस वेव्स एंड पी वेव्स, तो वहां पे फिर चर्चा आती है कि भाई कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सा ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो ये चीज वहां से भी रिलेट कर लोगे, वहां से भी आपको थोड़ा सा वहां पूछ लेता है सिंपली कि एस वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ट्रांसवर्स है, तो ये टर्म आपका क्लियर रहेगा तो वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाती है। सो दैट इज व्हाट, ये यहाँ पे आपको कहानी पूरी की पूरी मैंने ट्रांसवर्स वेव की बता दी है। लाइट याद रखना, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो इवन दो उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है, फिर भी वहां पे जो वाइब्रेशंस उनके होते हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होते हैं। अगर मीडियम मिल भी गया तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, बट फिर भी जो डायरेक्शन है दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, तो साउंड का याद रखोगे, पहली चीज मैकेनिकल वेव है और दूसरा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे देगा मैकेनिकल ऑप्शन ए बी सी डी, तो यहाँ पे मान लो मैकेनिकल, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स कर दिया। ऑप्शन बी, ठीक है, आपको कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शन चेंज करके चार ऑप्शन आराम से आपके बन जाते हैं, किसी भी वेव में बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वेव है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये वेव का फीचर बन कैसे रहा है। ठीक है, मीडियम चाहिए होगा तो देन उसके बेसिस पे आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसाइड करोगे, और चलने के दौरान जो उसके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वो लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है। ठीक है, बाकी यहां से क्वेश्चन वो बन सकते हैं कितने भी तरीके से बना लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो, अब यहां से कुछ टर्मिनोलॉजीज को आप याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी वेव जब हम दिखाते हैं तो वेव को जनरली हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, समझना हमें आसान होता है। अब साउंड वेव की बात करोगे तो साउंड वेव में इस फॉर्म के वेव को इस फॉर्म में ट्रांसफर करा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो जैसे यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो आपने इसको क्या कर दिया, इसको उठा दिया, इसको पिक करा दिया। यहाँ पे रेयरफैक्शन हो गया तो इसके ऑपोजिट आपने इसको क्या कर लिया, नीचे कर लिया। फिर से कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, अगेन आपने इसको क्या कर लिया, ऊपर उठा लिया। कहने का मतलब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को आप मैथमेटिकल साइन इक्वेशन के टर्म्स में आप उसको चाहो तो दिखा सकते हो। तो यहां से पहले तो आपने इसको चेंज कर लिया। अब यहां से आपको सिंपली वेव के क्या क्या नाम होते हैं, वो मतलब कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं, वो आपको ध्यान रखने का है। देखो, हमेशा या तो दो ट्रफ या दो पिक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं मान लो ये दो गड्ढे हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेवलेंथ। इसको सिंपली आप कहेंगे वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ है, अब अगर इसको नॉर्मल वेव में तो ये वेवलेंथ हो गया, अगर मैं साउंड के पर्पस से देखूं तो क्या होगा, साउंड के पर्पस से क्या है, वेवलेंथ का मतलब क्या है कि दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, दैट इज अ वेवलेंथ सिंपली।
ठीक है, ना केवल ये, आप यहां से इसको मेजर कर लो, आप यहां से इसको मेजर कर लो, एक पूरा का पूरा वेव साइकिल बन गया। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या है, दिस बिकम्स द वेवलेंथ। तो सिंपली वेवलेंथ आपको ऐसे याद रखने का। हिंदी वाला टर्म इसका क्या है, क्या कहते हैं हिंदी में वेवलेंथ को, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हिंदी उसको आप देखते रहना थोड़ा सा। तो दिस इज द वेवलेंथ सिंपली। अब यहां से तो दूसरी चीज आती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि देखो यहां से अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में, लेट सपोज मैंने सिंपली ले लिया कि एक सेकंड में सिंपली मैं कह दूं कि एक सेकंड में इतने सारे वाइब्रेशंस पूरे हो जा रहे हैं, एक सेकंड में इतना बार ये वाइब्रेशन हो जा रहा है, पार्टिकल इतनी बार ऑसिलेट हो जा रहा है। तो अब मैं कहूंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप सिंपली काउंट कर लो कि वो पार्टिकल कितने बार ऑसिलेट किया है एक सेकंड में। तो पर सेकंड में जितने बार वो ऑसिलेट करेगा, दैट इज सिंपली द फ्रीक्वेंसी। तो मान लो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो एक ऑसिलेशन इसका यहाँ पे पूरा हुआ, दूसरा ऑसिलेशन यहां से उठा, अगेन ये पूरा हो गया, एंड मान लो टू ही ले लेते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सिंपली 2 हो जाएगी। एक सेकंड में वो 2 बार कर रहा है। अगर ये और ज्यादा तेज होता, मान लो कुछ ऐसा होता, ठीक है, मान लो 10 बार हो जाता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सिंपली दैट इज सिंपली 10। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि पर सेकंड में वो पार्टिकल कितने बार वाइब्रेट करता है। साउंड के वेव में बात करोगे तो ये कितने बार अपने पोजीशन से आगे पीछे हुआ है, जितने बार आगे पीछे हुआ होगा उतने नंबर ऑफ ये सी एंड आर का फॉर्मेशन होगा, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन के एरिया का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपली फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य तो वेवलेंथ हो गया, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति, ये चीज ध्यान रखना। अब तीसरी चीज आती है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या है। देखो टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितने बार वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो टाइम पीरियड इज सिंपली कि उसको दो कंप्रेशन या दो रिफ्लेक्शन के बीच में जाने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे देखो, अगर मैं कह दूं सिंपली कि यहां से एक बार इसको पूरा ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगेगा, एक बार पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को कहा जाता है क्या, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस क्लियर रखो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो कितनी बार अप डाउन हो सकता है, ठीक है, और टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक बार अप डाउन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए इसका जो रिलेशन आता है हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। तो जिसका जितना फ्रीक्वेंसी उसका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, राइट, और टाइम पीरियड जिसका कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपली ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का आप याद रखोगे। अच्छा, साउंड के केस में फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है, वेवलेंथ को तो आपने लैम्डा से दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी को आप दिखाते हो न्यू से। ठीक है, दिस इज, हाँ बोलो। हम्म हम्म कम हो जाएगा, बिल्कुल उतना कम होगा। फास्ट होगा तो इसका मतलब यही ना कि मतलब एक सेकंड में मान लो 20 बार ऑसिलेट कर रहा है, एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी एक ऑसिलेशन में उसका टाइम कम लग रहा है, वही तो टाइम पीरियड है सिंपली। ठीक है, तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम पीरियड उतना कम, सिंपल सी कहानी यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे दिखाते हो न्यू से। ठीक है, इसके बाद तीसरी रिलेशन यहां से ये याद रखना कि साउंड के लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वेलोसिटी होता है न्यू इंटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपली आप अब यहां से आपका काम निकल आएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की जब भी बात होगी वो क्या होगी, दैट इज सिंपली फ्रीक्वेंसी इंटू, सिंपल। ठीक है, तो कहीं दे दिया कि भाई बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी इतनी चल रही है, वेवलेंथ इतना चल रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसमें करने का है। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, दिस इज हर्ट्ज। तो यूनिट भी आपसे कहीं कहीं पूछ लेता है कि भाई बताओ सिंपल सा इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज। अच्छा, इसके बाद ये तो किसी भी वेव के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कि भाई ये आपका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तीसरा चीज, अच्छा चौथा चीज जो इसमें आपको याद रखना है दैट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये हाइट,
ठीक है, या ये डेप्थ, इसको क्या कहते हैं, दिस इज सिंपली एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, कहने का मतलब अगर साउंड के बेसिस में बात करो तो ये लेंथ, ये जो चौड़ाई है, ये कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंपल सी बात है। ठीक है, कि प्रेशर यहाँ पे कितना ज्यादा वेरी कर रहा है इन दोनों के बीच में, उसके बेसिस पे आपका एम्पलीट्यूड डिफाइन हो जाएगा। अब यहीं से साउंड स्पेसिफिक कुछ टर्म्स आपको जानने हैं जो साउंड के लिए ही यूज होता है। जैसे इसमें पहला जो टर्म है दैट इज पिच। साउंड में मतलब होता है कि पिच क्या है, साउंड की पिच क्या है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम भी हो, जनरली फ्रीक्वेंसी और पिच को रिलेट कर दिया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो पिच भी उसकी क्या होगी, हायर होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो लोअर हो जाएगी पिच। तो कहने का मतलब नॉर्मल केसेस के लिए दिस पिच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल केसेस के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल आइडिया है वो ये है कि हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। यानी दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो और दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेम फ्रीक्वेंसी पे बजे, फिर भी आप पहचान जाते हो। ठीक है, तो दोनों के पिच जो है वो अलग अलग है। या फिर ऐसे समझो कि एक बच्चा जोर से चिल्लाए और एक थोड़ा सा एजेड आदमी जोर से चिल्लाए, तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे कौन से बच्चे की चिल्लाने की आवाज है और कौन से मतलब एजेड आदमी की चिल्लाने की आवाज है। इवन दो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी फिर भी, तो वहां पे ये क्या होता है, आप पिच के बेसिस पे पहचानते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, देखो वहां पे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट यू कि आपका कैसे पता चलता है। देखो यहाँ पे एक टर्म और आता है क्वालिटी ऑफ टिम्बर, या टिम्बर क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो मान लो फ्रीक्वेंसी क्या है कि भाई मैं इसको कितना तेज हिलाऊंगा, कितनी बार हिला, मतलब कितना तेज इस पर धक्का दे रहा हूँ, उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होगा। राइट, अब मान लो यहाँ पे ये भी रखा, इसको मैं हिला रहा हूँ तो ये ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ बन गई। राइट, अब मैं उसके जगह पे गिटार ले लूं, उसको भी इतनी तेजी से प्लग करूं, तो दोनों का साउंड का नेचर कुछ अलग आएगा। बात समझ में आ रही है, इवन दो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम स्पीड से मैं दोनों को ठोक रहा हूं, बट वहां पे नेचर अलग हो जाएगा। तो वो उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर, की टिम्बर की क्वालिटी क्या, साउंड की क्वालिटी क्या है। लेकिन जब आप उन दोनों को ऐड करते हो तो बनता है आपका पिच। बात समझ में आ रही है कि आप उसके क्वालिटी ऑफ टिम्बर के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप उसको पहचान जा रहे हो, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द पिच। ठीक है, आप देखो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो सारे लगभग सेम फ्रीक्वेंसी में बजते हैं, बट आपको पता चल जाता है कि कौन सा गिटार की आवाज है और कौन से तबले की आवाज है, और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो फिर म्यूजिक नहीं बन पाएगा। तो उनको सेम ताल में बजाना होता है, वो सेम फ्रीक्वेंसी में बज रहे हो, बट फिर भी आप उसको क्या कर लेते हो, डिफरेंशिएट कर लेते हो। और हाई पिच पे बज रहा है कि लो पिच पे, तो कहते हैं ना स्केल को ऊपर ले आओ, स्केल को नीचे ले आओ, दैट इज द पिच। कितना आपको ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे लेके जाना है। बात समझ में आ रही है? नहीं, स्पीड नहीं है वो, स्पीड, साउंड की स्पीड तो सेम है ना, स्पीड तो सेम है सबकी। नहीं, वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, कितना तेज चिल्ला रहे हैं। या फिर आप उसको कह सकते हो दैट इज मोर अबाउट, दैट इज मोर अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, कि कितना इंटेंस है साउंड, जोर से जो चिल्ला रहा हूं या धीरे चिल्ला। सुनो, पिच एंड फ्रीक्वेंसी को कैसे आप अलग करोगे, देखो नॉर्मल केसेस में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी और पिच ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिच जो है, पिच इज मोर अबाउट कि देखो जैसे ठीक है ठीक है ठीक है, अब ऐसा समझो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि ये कंप्रेशन एंड रियर फैक्शन एक पर सेकेंड में कितने बन रहे हैं, दैट इज सिंपली द फ्रीक्वेंसी। राइट, अब ये देखो कि मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ पे मान लो कि गिटार होगा, तो यहाँ पे जो वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने का उसका तरीका होगा वो कुछ अलग तरीके से करेगा। राइट, और यहाँ पे मैं तबला बजाऊं तो वो पार्टिकल्स को दूसरे तरीके से वाइब्रेट करेगा, इवन दो उसका कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन सेम तरीके से बनेगा। कहने का मतलब वही सिंपल, फिर से आवाज, मैं बोतल को धक्का दे रहा हूं तो पर सेकेंड में कितना कंप्रेशन और पर सेकेंड में कितना रिफ्लेक्शन बन रहा है वो तो फिक्स कर दिया मैंने। उसी तेजी से इसको भी बजाऊं, इसका भी कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन मैंने सेम कर दिया, बट क्या दोनों साउंड सेम है? दोनों साउंड डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आ रही है,
फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आएगी ना, मैं सेम स्पीड से, तुम भी इसको ठोको इतने ही स्पीड से, तो कंप्रेशन कितना बार कर रहा हूँ, रेयरफैक्शन कितना बार कर रहा हूँ, वो तो दोनों में सेम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ब्रेन क्या दोनों को एक जैसा इंटरप्रेट करेगा? नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि दोनों साउंड अलग अलग सोर्सेज की आ रही है। तो दैट इज द पिच, ठीक है। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टिम्बर का भी रोल आ जाता है। ये क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल किस चीज का है, ये कितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन ये कितना ज्यादा या कितना कम होगा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है ना कि कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन इसका ऐसा है, किसी और का कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा हो और रियरफैक्शन भी थोड़ा कम हो, ये हो सकता है, बट नंबर ऑफ सी एंड आर का फॉर्मेशन पर सेकेंड में उतना ही बनेगा, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो फिर इसी को क्या है, ये इसको आप डिटरमाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पिच, पिच कितनी है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना। जैसे देखो एक बार इसको फिर से समझो, ये मान लो एक नॉर्मल साउंड बना है, ठीक है, किसी एक मीडियम का एक साउंड बना है जहां पे ये सी है और ये आर है, ऐसे। अब मैं क्या करूं कि मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लूं और वहां से बनाना शुरू करूं फिर से सी एंड आर, और इसमें ऐसा करूंगा कि इसका सी ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसके मुकाबले कंप्रेशन यहाँ पे जो डेंसिटी बढ़ाई उतनी नहीं बढ़ाई, और यहाँ पे जो रेयरफैक्शन भी किया है वो भी उतनी नहीं बढ़ करी है, थोड़ा सा यहाँ पे रेयरफैक्शन भी कम है इसके मुकाबले। यहाँ पे फिर से कंप्रेशन थोड़ा कम है, रेयरफैक्शन भी थोड़ा कम है इसके मुकाबले। अब देखो इन दोनों साउंड सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जितने सी और आर यहाँ पे बन रहे हैं पर सेकेंड, उतने ही सी एंड आर इसमें भी बन रहे हैं, बट क्या सेम अमाउंट ऑफ डेंसिटी वेरिएशन आ रहा है दोनों में? तो फ्रीक्वेंसी सेम होते हुए भी साउंड का अलग आपको सुनाई देगा। सो दैट इज द पिच। बात समझ में आ रही है कि कैसे फ्रीक्वेंसी सेम होते हुए भी कैसे वो अलग हो जाए। और फ्रीक्वेंसी, अब ये पिच भी डिटरमाइन होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर वो अलग तरीके से काम करेगा, कम होगी तो अलग तरीके से काम करेगा। तो सिंपली आप इसको फ्रीक्वेंसी नॉर्मल केसेस में आपसे 10th तक, मतलब जनरल साइंस में सिंपली आपसे पूछेगा तो आप उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर लेना, कुछ नहीं है इसमें डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टिलनेस ऑफ साउंड है, ठीक है। तीसरा यहां पे नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, बता ही चुका हूं एम्पलीट्यूड कितनी, उसमें उसका हाइट जो है वेव का कितना ज्यादा हो रहा है, और ये एम्पलीट्यूड ही हमेशा डिटरमाइन करेगा कि कोई साउंड कितना तेज होगा, मतलब कि उसकी लाउडनेस, वो साउंड लाउड है या कि आपका सॉफ्ट है, ये डिटरमाइन करेगा उसका एम्पलीट्यूड। याद करो हम लोग टर्म यूज करते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर करते हैं, साउंड को बढ़ाना हो तो क्या करते हो भाई, एम्पलीफाई कराते हो साउंड को, तो उसमें कर क्या रहे हो, एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए वो ऐसे याद करके रखना कि आपका साउंड लाउड होगा कि सॉफ्ट होगा, ये डिटरमाइन किस पे करेगा, ये करेगा एम्पलीट्यूड। और जैसे जैसे साउंड ट्रेवल करता है उसकी एम्पलीट्यूड क्या होते जाती है, कम होते जाती है, लाउडनेस कम होगा ना, दूर से आ रहा होगा आपके पास में। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, हम लोग नॉर्मली साउंड यहाँ पे स्टार्टिंग में जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहां पे ये एम्पलीट्यूड बढ़ा है, फिर धीरे 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 ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखना एम्पलीट्यूड चेंज होगा लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती। साउंड जब ट्रैवल करता है दूर से भी आएगा तो तुम्हें पता चल जाना कि भाई टीवी की आवाज है, किसी के चिल्लाने की आवाज धीरे ही आ रही होगी, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड ना, डिफरेंस समझ में आ जाती है तुम्हें, ठीक है। ड्रम बज रहा है कि गिटार बज रहा है तुम दूर से भी बता लोगे, भले वो कम साउंड आ रहा हो। तो ध्यान रखना कि जब साउंड ट्रैवल होता है तो उसमें लॉस किस चीज का होता है, एम्पलीट्यूड लॉस करता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ हमेशा क्या रहेगी, साउंड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे साउंड तेज होगा, तेज लाउडनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो लाउडनेस या सॉफ्टनेस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है क्वालिटी ऑफ टिम्बर की, तो वही पिच के साथ इसको लेट करके, क्वालिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट किस मटेरियल से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, किस मटेरियल, कौन सा मटेरियल है जिसके प्रोड्यूस हो। तो बच्चे गाना सिंगर गाते हैं सेम स्केल पे गाएंगे बट आवाज तुम पहचान लोगे, क्योंकि दोनों के गले का जो फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से। तो अरिजीत सिंह गाएगा उसी स्केल पे और सोनू निगम गाएगा उसी स्केल पे, तो फिर भी यू विल डिफरेंशिएट कि कौन गा रहा है। बात समझ में, पिच दोनों की सेम होगी बट क्वालिटी ऑफ टिम्बर दोनों की अलग हो जाएगी। गले का तरीका जो है, तो अरिजीत सिंह का थोड़ा सा आपको वो नशे वाला आवाज लगता है एंड ही विल फाइंड कि थोड़ा सा
जो भी आवाज कह लो उसको, ठीक है। तो ये दैट इज व्हाट, दैट इज अबाउट द पिच। बच्चा लड़का है कि लड़की है ये डिटरमाइन हो जाता है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक में एक टर्म कहा जाता है टोन। ध्यान रखना, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। ऐसा साउंड जिसमें केवल एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है। सिंपली अब मैं प्रोड्यूस करूंगा, धक्का दूंगा तो इसमें चेंज कर सकता हूं, इसकी स्पीड को चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, लेकिन मैं सिंपली इसी स्पीड पे ठोकता रहूं सेम तरीके से, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टोन, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं किसी का बोलने का टोन अच्छा नहीं लगा, उसका तरीका अच्छा लगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं करी। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम सिंगल फ्रीक्वेंसी हो रही है, इट इज सिंपली नोन एज टोन। और ध्यान रखना, अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के साउंड को मिला दिया जाए तो फिर उसी को कहते हैं नोट। ये म्यूजिक में टर्म यूज हो जाते हैं। तो टोन क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मैच हुए तो वो क्या बन गई आपकी, दैट इज सिंपली द नोट, ठीक है। और फॉर्मूला आपका स्पीड का, सिंपली स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये टर्म आप याद रखोगे। अब साउंड के ये बेसिक डेफिनेशंस जो है ये आपको क्लियर रखने हैं। इसके बाद जब आप आते हो आगे, दैट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक्चुअल में तो ये लाउडनेस के साथ डिनोट करती है, बट अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करोगे, इट्स लाउडनेस को हमने एम्पलीट्यूड से रिलेट किया हुआ है। तो इंटेंसिटी को ये मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो कई बार क्या होता है कि लेट सपोज एक स्टील का पर्दा है, ठीक है, और एक लेदर का पर्दा है, ठीक है। अब मैं उसको जब धक्का दूंगा तो लेदर का पर्दा क्या, मान लो सेम एनर्जी के साथ दोनों को ठोका है मैंने, सेम एनर्जी से दोनों को ठोका है, तो ये पर्दा वाइब्रेट ज्यादा करेगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ये लेदर का आराम से फ्लेक्सिबल है, तो वाइब्रेट करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये इसका साउंड लाउड सुनाई देगा। इसको मैं जब धक्का दूंगा उतने ही स्पीड से ये उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देखोगे, क्या दोनों में एनर्जी सेम ट्रांसफर हुई है कि नहीं, मैंने सेम फोर्स से धक्का दिया है, तो इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों के साउंड की जो इंटेंसिटी होगी, यानी उसमें जो पावर होगी, वो दोनों में सेम, भले वो उतना लाउड ना हो बट वो उसमें जो पावर है वो उतनी ही, दैट इज अबाउट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द एनर्जी पासिंग थ्रू, कितनी एनर्जी पास हो रही है, कितनी एनर्जी पास हो रही है ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितने जोर से धक्का दिया, कितने जोर से उसको वाइब्रेट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भाई लाउडनेस क्या है। लाउडनेस इज नथिंग, आपके ईयर को जो चीज अच्छा नहीं लगता, दैट इज लाउडनेस। कहते हो ना कि नॉइज है, लाउडनेस या नॉइज क्या है, तो लाउडनेस यानी जो हमारे ईयर की बेसिक कैपेसिटी है उससे जब आप ऊपर जाने लगते हो, ठीक है, आपके आपके ब्रेन को वो करने लगने लगता है कि भाई अच्छा नहीं फील हो रहा है, देन आप कहते हो कि साउंड क्या है, लाउड है। और वही जब अनवांटेड होने लगता है तो आप उसी को क्या कहते हो, दैट इज अनॉइजिंग। तो नॉइज, अगर अच्छा आदमी बोल रहा है कोई जो तुम्हें पसंद है तो उसकी बकवास बात भी तुम्हें अच्छी लगती है, तो बोलता है कि भाई संगीत ही चल रहा है, और नहीं पसंद है तो देन यू कहते हो भाई क्या है बकवास कर रहे हो। तो नॉइज इज नथिंग बट एन अनवांटेड साउंड, जिसकी आपको जरूरत नहीं है बट फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉइज। तो लाउडनेस एंड नॉइज ये चीज भी क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट कब जो चीज आती है, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो साउंड को ध्यान रखना, साउंड में एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साउंड क्या है कि सॉलिड से गैस की तरफ जब जाओगे तो साउंड का स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने नजदीक नजदीक आपके जो एटम्स होंगे, जितने पास होंगे, वो उसकी में साउंड की स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। और जितने दूर दूर होंगे, जितना रेयरिफाइड मटेरियल होगा, मीडियम होगा, वहां पे साउंड की स्पीड कम होगी। एक चीज और भी ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सेम मीडियम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने स्टील लिया हुआ है और इस स्टील को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, दूसरा स्टील लिया हुआ है इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो दोनों ही स्टील है, सेम स्टील है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाती है, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, यहीं से कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि अगर साउंड की स्पीड टेम्परेचर बढ़ने से आती है तो फिर ठंड के दिनों में हमें आवाज ज्यादा क्यों सुनाई देती है, होता है ना, ठंड के दिनों में आप देखोगे आवाजें ज्यादा सुनाई देती है, दूर तक सुनाई देती है, डेंसिटी बढ़ गई है। वहां पे क्या हो चुका है, वहां पे डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है।
ठंड में नहीं, ठंड में डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, गर्मी में डेंसिटी कम हो जाती है, तो वहां पर टेम्परेचर से ज्यादा रोल किसका हो जाता है, डेंसिटी का रोल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखोगे। तो ठंड के दिनों में ऐसे ही नॉर्मल रात में देखो अगल बगल वाले फ्लैट की आवाजें तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है, कि अगल बगल में क्या बातें हो रही है, बड़ा अनयूजुअल सा कंडीशन बन जाता है थोड़ा कभी कभी। अब जो है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो एक बेसिक आइडिया रख लेना कि कैसे ये वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज तुम्हें नोट कराने वाला था मैं, वो ये था कि यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का स्पीड ज्यादा है स्टील से, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम आपको एल्यूमिनियम एंड स्टील में अगर दे तो बी वेरी केयरफुल, एल्यूमिनियम में स्पीड जो है वो ज्यादा, ये डेटा मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूं तो कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा। सो एल्यूमिनियम में थोड़ा सा ज्यादा है, और स्टील में तो चलो आयरन वायरन समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्लास नीचे में आएगा। इवन अगर वाटर की बात करो तो सी वाटर में ज्यादा स्पीड है साउंड का रादर देन जो फ्रेश वाटर है। तो सी वाटर में ऑब्वियसली थोड़ी सी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें सॉल्ट वगैरह होते हैं, इसी वजह से वहां आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज वो नोट करनी है वो ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम में ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल एयर, ठीक है। ये 3 पॉइंट इस चार्ट से आपको नोट करने हैं। पहली चीज कि एल्यूमिनियम में साउंड का स्पीड ज्यादा है विद कंपेयर टू स्टील, दूसरी सी वाटर का ज्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर, और तीसरी हाइड्रोजन और हीलियम का ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल एयर, ठीक है। ये इस चार्ट से ये 3 ऑब्जर्वेशन आप इसको जरूर नोट कर ले, ये कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, फंसा देगा फिर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे सिंपली पूछेगा किसका ज्यादा है किसका कम है, कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लेगा। और ये गलती मैंने भी करी एक दो बार, स्टील में मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ज्यादा है, बट वो एल्यूमिनियम का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अलग है। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्यों है कि वो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके जाना पड़ेगा, ठीक है। अपने सिंपली इतना ही कह सकते भाई ज्यादा है कम है। और फिर आने लगा वहां पे आपको मोल कॉन्सेप्ट आएगा कि अच्छा पर ग्राम एरिया में कितना पार्टिकल्स उसका आ रहा है, तो वो फिर वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी कितनी ज्यादा है, वो सारे लफड़े पड़ जाएंगे आपको। चल डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है वैसे ही आपका साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है, और साउंड के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखोगे दैट इज सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सा यही तो था ना आपका लाइट का, कि अगर ऐसे लाइट गिर रही है, इसका ये मैं नॉर्मल बना दूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और यहां से इक्वल एंगल बना करके लाइट बाहर जाएगी, तो यहाँ पे आई विल बी इक्वल्स टू आर। सिंपल सी, साउंड के लिए भी ये सेम काम करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड का लाइट का दोनों का ही सेम है। दूसरा लॉ क्या था लॉ में आपका लाइट वाले में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेंगे। वही प्लेन वाली कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे भी है। तो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट अगेन जिन्होंने मिस किया था, प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर लाइट ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन में करेगी, ऐसा नहीं हो कि लाइट आई ऐसे और रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे कर जाए, इट विल नॉट हैपन,
ठीक है, तो साउंड का भी ऐसा ही, साउंड अगर इस प्लेन में आ रही है तो इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट करेगी, अपना प्लेन चेंज नहीं करती। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका इको का। ठीक है, तो साउंड जो हमें इको सुनाई देता है वो क्या होता है, दैट इज सिंपली द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो आपने बोला दीवार के सामने खड़े होकर के, ठीक है, तो वो एक बार तो आपने बोला वो सुनाई दी, दूसरी बार वो वाइब्रेट आवाज वहां से टकरा करके वापस आई तो आपको सुनाई दिया। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या हो रहा है। अच्छा देखो एक चीज, जैसे पंखा है, तो पंखे में क्या आप अलग अलग डायनों को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, आपको पूरा सा घूमता हुआ दिख रहा है। बट अब कभी भी एक प्लेस पे तो एक ही डायना है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपली हम क्यों नहीं देख पा रहे? उसका स्पीड है, क्योंकि हमारी आंखें जितना रिकॉग्नाइज करती हैं वो उससे ज्यादा फास्ट मूव करता है। पुराने टाइम में, हाँ फ्रेम रेट ज्यादा है। पुराने टाइम में जो मूवी चलती थी वो रील ये वाली क्या बोलते हैं उसको, हाँ अरे नहीं अरे जो जिसमें वो रील कैमरा का जो रील होता था, ठीक है, हाँ तो वो फोटो होता था कुछ नहीं, बट वो फोटो, वो हाँ वो फोटो इतना तेजी से मूव करता था कि हमारी आंखों का जितना फ्रेम रेट होता है, जितना हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उससे ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ उसमें भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साउंड के साथ भी कुछ ऐसा है कि जैसे दो इमेजेस के बीच में अलग अलग समझने के लिए हमारे आंखों का एक फिक्स टाइम होता है कि इससे कम टाइम में हम नहीं समझ पाएंगे, वैसा ही आपके साउंड के साथ भी होता है। और ये है कि एक साउंड और दो साउंड के बीच में, मतलब दूसरे साउंड के बीच में हमारे ब्रेन को कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम मिलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा फास्ट होगा तो फिर हमारा ब्रेन दो साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसको दोनों के दोनों साउंड क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके के आंखों के लिए फ्रेम रेट है वैसे ही हमारी ईयर्स के लिए भी फ्रेम रेट है। ठीक है, और इसी इसी बेसिस पे आता है कि अगर आपको इको को डिस्टिंक्टिवली सुनना है, कि इको आपने बोला और इको बाद में आपको क्लियरली पता चले कि ये मेरा इको है, तो हमेशा ही आपका जो बोलने वाला है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 17.2 मीटर। ये नंबर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, कि क्लाइमेट कैसा है वहां पे। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है कम है, बारिश हुई है नहीं हुई है, इन सब पे डिपेंड करेगा, बट आप इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह लेते हो। ठीक है, तो 17.2 वैल्यू जो है ये, अगर इनके बीच में इतना मिनिमम डिस्टेंस होगा तब ही ये इको को क्लियरली सुन पाएगा। अगर इससे कम हो जाएगा तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मैंने कब बोला और इको मेरा मुझे कब सुनाई दिया। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आप जरूर याद रखिए, सिंपली क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन क्या है, मल्टीपल जब वाइब्रेशन होते हैं, मल्टीपल इको जब बनता है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। एक ही साउंड कई जगहों से टकरा करके वापस आ रहा है तो उसी को आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। तो आपने बोला और कुछ देर तक सुनाई देते रह जाता है, होता है ना। आप कहीं पे भी बोलो, वैसे मान लो क्या बोलते हैं, कहीं खाली जगह हो, बिल्डिंग हो, पहाड़ों में भी बोलो तो आपका आवाज देर तक आपको सुनाई देते रह जाता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द रिवर्बरेशन, उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। तो ये टर्म ध्यान रखना, रिवर्बरेशन का मतलब क्या है। और इसका, इस रिवर्बरेशन का काफी यूज भी किया जाता है। जैसे नॉर्मली जो है आपका जो बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं मुंह में लेके बोलने वाले मेगाफोन्स वगैरह, तो दैट इज वहां पे भी आपका यूज होता है। इवन रिवर्बरेशन का यूज होता है डॉक्टर्स के जो स्टेथोस्कोप होते हैं, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है तो ये उसने लगाया आपके सीने पे, और ये जो पाइप है इस पाइप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके पास क्या करती है, साउंड आपके पास होकर के पहुंचती है। तो यहाँ पर भी रिवर्बरेशन जो है यू विल फाइंड उसका यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कर्व साउंड बोर्ड, जो ऐसे सिनेमा हॉल वगैरह जो होते हैं, तो साउंड काफी अच्छी और क्लियर सुनाई दे तो उसके पीछे जो स्क्रीन है वो कर्व रखी जाती है, तो सबके पास बराबर तरीके से साउंड पहुंचेगी। तो दैट इज अगेन रिवर्बरेशन का यहाँ पे यूज है। साउंड थोड़ा खुल के आएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा बेहतर सुनाई देगी आपको।
चलो, इसके बाद नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ हियरिंग। ये यहां से क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है उसने अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, और घुमा फिरा के उसने सेम जानवरों को ही पूछा है, तो इसलिए याद रखें, क्योंकि यही मेंशन्ड है तो इसलिए वहीं से पूछता है, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग, तो ह्यूमन के लिए दो चीजें याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें कि ह्यूमन कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है, तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है कितनी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इंटेंसिटी की बात करें या लाउडनेस की बात करें, वो कितना है, तो लाउडनेस को आप मेजर करते हो डेसिबल में, ठीक है, दिस इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो ये फ्रीक्वेंसी है और दूसरी क्या है, लाउडनेस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और जो लाउडनेस है वो आपकी ईयर बर्दाश्त कर सकती है 20 डेसिबल टू आपका 200 डेसिबल। 20 डेसिबल से कम का साउंड आप सुन नहीं पाओगे, और 200 डेसिबल से ज्यादा का साउंड जाएगा तो आपके जो कान के ईयर ड्रम्स है उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज में, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो आपको डैमेज वैमेज कुछ नहीं होगा, बट आपका ईयर जो है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा, वो स्टिल होता है साउंड इतना, ठीक है। 20 हर्ट्ज से भी कम होगा तो अगेन आपका ईयर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलोहर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज तक तो हम 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकते हैं, बट बच्चे जो हैं वो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक की आवाजें सुन सकते हैं। एज जैसे जैसे होती है हमारी साउंड को सुनने की क्षमता कम होती जाती है, नॉर्मल सी बात। तो बचपन में 5 साल से कम के बच्चे अगर कभी कभी ऐसे नो नॉट, हाँ वही है कुछ, हाँ हाँ वही है, कारण वही है। अब देखो बच्चों में क्या है, तो बच्चे कई बार देखोगे वो ऐसे ऐसे करके देखते, तो लगता है भाई कुछ तो हुआ नहीं, क्यों ऐसे देख रहा है, तो हो सकता है उसको कुछ सुनाई दिया हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट हाँ हो सकता है कि उसको किसी की आवाज सुनाई दे, एनाबेल एनाबेल बुला रही हो, आजा बेटा, ठीक है खेलने चलते हैं, तो सुन रहा हो, अच्छा तुमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, सो डॉग्स को भी याद रखना, क्योंकि देखो बार बार यही जानवर पूछे गए, घुमा फिरा के यही जो जानवर मैंने मेंशन किए हैं, कौन ज्यादा सुन सकता है कौन कम सुन सकता है, तो उतना ही अपने को भी कर लेने का है। अच्छा, साउंड में भी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको इंफ्रासाउंड कहेंगे या इंफ्रासोनिक कहेंगे, ये क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया तो उसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, ये चीज तो क्लियर रखना। अब जो राइनोसेरस है, दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड, यानी 5 हर्ट्ज से भी कम के ये तो अपनी बातें कर लेंगे, तुम्हें लगेगा भाई ये चुप चुप क्यों, चुप नहीं है वो अपना बात कर रहा है, तुमको थोड़ी बता के उसको बात करने का है, ठीक है। तो कुछ हमारे यहाँ इंसान भी होते हैं जो इंफ्रासोनिक में बतिया लेते हैं, ठीक है। तुम बगल में बैठे रहो, तुमको नहीं पता चलेगा कि क्या बात हो गई, होता है ना, तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, इशारे तो अलग बात है, अरे तुम बगल में बैठ जाओ, ठीक है, तुम बगल में बैठ जाओ, तुम्हें बस इतना पता चलेगा वो बात कर रहा है, क्या कर रहा है वो तुम्हारे बस का नहीं हो पाएगा। तो दैट इज, उसको राइनोसेरस बोलना, कभी वो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोला, क्यों बोला मुझे, ठीक है। तो कई बार जोक भी जो होते हैं आपको देख के बोलना पड़ता है। और ये प्रजाति जो है धीरे धीरे अब विलुप्त होने का कगार पे है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया। तो पहले डायरेक्टली वो कौन कौन से कंपनी आती तो फोन ही आपको करना था, अब तो ठीक है चैटिंग ही चल रही है, ठीक है। इसके अलावा राइनोसेरस, वेल्स, एलिफेंट्स, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इंफ्रारेड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जानवर का याद रखना, तो आप उसको वेल बुला लो, तो अपने 3-4 दोस्तों के नाम रख लो, ठीक है, एक को राइनोसेरस रख लो, एक को वेल रख लो, एक को एलिफेंट कर लो, ठीक है, बोला भाई ये इंफ्रासाउंड में बतिया लेते हैं, याद रह जाएगा तुम, ठीक है, कि कौन से जानवर थे वो। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है, ये भी कुछ जानवर
जिसमें डॉल्फिन, बैट्स, प्रोपोजेस ये काफी कॉमन। तो डॉल्फिन्स का याद रखना, डॉल्फिन्स जो है वो अल्ट्रासाउंड के लेवल में बात करती है, ठीक है। तो हम लोग कहते थे ये बहरे हैं, बहरे और गूंगे, वैसा नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड के लेवल पे बात करते हैं। भाई तुम्हारे समझ से नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ हाँ, कस के तुम उतना बना ही नहीं, अल्ट्रासाउंड में तुम बोल कहाँ पाओगे, हमारी क्षमता ही नहीं उतनी बोलने की। ठीक है, इसके हाँ तुम्हारी ईयर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी। डीजे से नहीं, तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का, डीजे से तुम साउंड बढ़ा करते हो। इसमें फ्रीक्वेंसी तो बट वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होगा। तुम अगर गाना सुन पा रहे हो तो समझो कि वो 20,000 हर्ट्ज के नीचे है। नहीं नहीं, सुन ही नहीं पाओगे, सुनाई नहीं देगा तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। कहने का मतलब, अच्छा तुम चले जाओ, तुम चले जाना और बैट्स के साथ बैठ जाना, मतलब जहां पे चमगादड़ हो, बैटमैन वाला, यस, और तुम्हें वहां पे शांति दिखेगी कई बार, तो वो आवाज हमारी ईयर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, उनकी जो साउंड्स होती है। या अगर वो थोड़ा सा नीचे में भी आएंगे तो भी आपको लगे कुछ कुछ आवाज तो हुआ, बट तुम उसको क्लियर नहीं पकड़ पाते। एकदम बोलते कौन से, नहीं वो बोलते वाला चीज है। जैसे नॉर्मली जब वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये लोग, अरे बच्चा अल्ट्रासाउंड कराने गए हो कभी? अरे किसी का लेकर के ही गए हो, खुद का नहीं। ठीक है, कभी जाना, वो मशीन चलेगी, तुम्हें साउंड थोड़ी ना सुनाई देगा, कोई साउंड सुनाई नहीं देता वहां पे, बट अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे। ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड वैसे ही प्रोडक्शन होता है। या किसी का किडनी में स्टोन वगैरह का ऑपरेशन करवाने जाना, अब तो खैर लेजर वाले हो गए, पहले अल्ट्रासाउंड से किए जाते थे, तो वो साउंड तुम्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी ईयर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकती उसको। तो यही तो लिमिटेशन है ना ह्यूमन की। वाइब्रेशन होगा, ठीक है, तो बट वो वाइब्रेशन इतना फास्ट होगा कि आप नहीं फील कर पाओगे। लाइट में भी है, तो अल्ट्रा वायलेट है ना, इंफ्रारेड है, तुम थोड़ी ना देख पाते हो उसको। तो यही तो कहता था ना, इंसान ने कहा कि भाई भगवान दिखा नहीं तो है नहीं, लोगों ने कहा इंफ्रारेड तो नहीं दिखता है तुम्हें, अब क्या बोलो कि नहीं है, तो इम्पैक्ट फील होता है ना। तो अगर भगवान का इम्पैक्ट तुम बता दो कि ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, तो एक तुम्हारा लॉजिकल आर्गुमेंट हो जाएगा। वो साउंड में भी वही, दिखता नहीं है तो सुनाई नहीं देता, इसका मतलब नहीं है कि नहीं है, तुम्हारे सेंसेस से बियॉन्ड भी चीजें हैं जो आपकी सेंसेस नहीं पकड़ सकती। आपकी सेंसेस का एक रेंज पार्टिकुलर फिक्स है, चाहे वो कोई भी सेंस हो। हाँ, रैट भी करते हैं, रैट ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड समटाइम्स, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स। ठीक है, तो अपना गेम्स वगैरह खेलते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक डाल दिया है मैंने, क्योंकि एक बार पूछ लिया था ना कि कौन सा जो आपका वर्म है या इंसेक्ट है जो कि बेगल डांस करता है, तो बी का जैसे था, तो वैसे ही रैश भाई कौन सा है कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके गेम खेलता है, तो क्या पता किसी दिन उठा के पूछ ले वो, हु नोस। ठीक है, ठीक है, तो ये जानवर याद रख लेना कम से कम, ठीक है, कौन सा अल्ट्रासोनिक में है और कौन सा अल्ट्रासाउंड में और कौन सा इंफ्रासाउंड में है। नाउ मेजर पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है, तो पहली चीज एप्लीकेशन के रूप में आप याद रखना कि आपका क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स के रूप में याद किया, इसको यूज किया जाता है। तो वैसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स जिसमें हाथ घुसा करके सफाई करना संभव नहीं है या वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, तो वहां पे वो अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। तो मान लो क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई मशीन है, यहाँ पे कुछ जंग लगा हुआ है या कुछ इम्प्योरिटीज, आप यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, वो एक लिक्विड में इमर्स करते हैं एंड देन अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, एनर्जी ही तो है, वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर करेगी तो इसको ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, सो क्लीन द पार्ट्स, क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स के लिए यूज होता है। साथ ही टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स, नॉट ओनली मेटल ब्लॉक्स, बिल्डिंग वगैरह में भी यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में क्या क्या कहां पे कैसे है, उसका इंटरनल में क्या है, आप अंदर नहीं जाके देख सकते, तो आप बाहर से ही उसको फोटोग्राफी कर सकते हो, वो अल्ट्रासाउंड करा सकता है। तो मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे कुछ और कुछ है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड को भेजोगे एंड यहाँ पे आपने एक रिसीवर लगा रखा है, तो डिपेंडिंग अपॉन ये कैसा मीडियम था, साउंड की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, और जब आप उसको मेजर करोगे तो आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता पाओगे कैसा है। सेम आपका एस वेव पी वेव से सही तो पता लगाते हो कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है,
वही कुछ जो है यहाँ पे भी किया जा सकता है, बिल्डिंग के डिजाइन वगैरह पता लगाने के लिए। आपका कोई मेटल ब्लॉक है, उसमें क्रैक हुआ है नहीं हुआ है, आपका इवन जो यूज होता है मिनरल रिसोर्सेज वगैरह को पता लगाने के लिए, वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड वगैरह। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज बहुत जगह होता है। अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल तो अल्ट्रासाउंड हम एक ही जानते हैं, बट अल्ट्रासाउंड बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म यूज होता है इकोकार्डियोग्राफी, तो नाम से ही पता चल रहा है, एक तो इको और दूसरा कार्डियो। ठीक है, यानी साउंड का यूज करके कुछ ना कुछ हार्ट के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हार्ट की इमेजिंग करी जाती है। ठीक है, कि हार्ट में कितना ब्लॉकेज है और क्या है, वो सारा काम जो है इकोकार्डियोग्राफी इट कैन बी डन। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो आप सिंपली जो यूज होता है, दैट इज अल्ट्रासाउंड स्कैनर, तो बच्चों का पता लगाने के लिए। नॉट ओनली दैट, इवन आपका किडनी वगैरह में कोई स्टोन है, ट्यूमर वगैरह है, तो उसका भी पता जो है वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस से लगाया जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के यूसेज बहुत सारे हैं साउंड के, तो यूसेज में भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा काम जो है अल्ट्रासाउंड करा सकता है। ठीक है, इवन इन किडनी स्टोन्स को तोड़ने वगैरह के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता था। एक मूवी आई थी, हाँ जी, कौन, कभी कभी नहीं, नॉर्मली तो हमारे हियरिंग रेंज में सुनाई तो देता ही है हमें, कभी कभी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, इनफा नहीं यूज करते। अच्छा, एक साउंड का और भी यूज हो सकता है, साउंड का एज ए वेपनाइजेशन भी यूज हो सकता है बिल्डिंग वगैरह को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को हमेशा एक बिल्डिंग से पास करो, धीरे धीरे टूट जाएगा वो। या फिर वो मूवी एक सीरीज आई थी ना, असुर, हाँ देखा था किसी ने, असुर जो है देखना कभी, उसमें लास्ट में वो यही करता है, वो साउंड फ्रीक्वेंसी इतनी हाई करता है लोग पागल होने लगते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साउंड को रिलीज करता है वो, तो इनको पता ही नहीं चलता कि अचानक से हुआ क्या, जब तक ये समझते हैं तब तक वो खेल खेल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, ये जो सिंपली हम लोग अल्ट्रासाउंड जिसको हम कराने बोलते हैं कि भाई ले जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने, बच्चा कैसा है। ठीक है, उसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा स्टोन वगैरह तोड़ने के लिए किडनी में ये आपका यूज किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज आपको बहुत सारे हैं, यूसेज बहुत सारे हैं। पिंकी या ठीक है, सो आप ऑनलाइन भी है तो आप कुछ कुछ भेज सकते हो, अगर आपके डाउट रहे तो आप सवाल भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, तो मैं देखते रहता हूँ। ठीक है तो ये जो है ये आपका बेसिकली रहा। नाउ इसी से रिलेटेड थोड़ा सा दैट इज द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन क्या हो गया कि जो साउंड आपको सुनने में अच्छा ना लगे और अनवांटेड हो, अननेसेसरी साउंड हो, तो फिर आप उसको ही वो क्या कहते हो, दैट इज सिंपली नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों के बीच में बैठ के आज मजे कर रहे हो, जोर जोर से हंस भी रहे हो, तो दैट इज नॉट अ पोल्यूशन। बट वही आप बैठे हो पढ़ने और कोई अगल बगल 5 का ग्रुप जो जोर से हल्ला करे, तो तुम बोलोगे भाई क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, झूठ मूठ के तुम क्यों हल्ला कर रहे हो, हल्ला ही बोलते हो ना उसको, तो दैट इज द नॉइज पोल्यूशन। खुद कर रहे हैं तो ठीक था, तो दिस इज व्हाट, इसीलिए यहाँ पे जो टर्म यूज होता है दैट इज द अनवांटेड ऑल्सो यूज होता है, अनप्लेजेंट जो सुनने में बुरा लगे और अनवांटेड जिसकी जरूरत नहीं थी। एक बेसिक आइडिया जो है साउंड का, कि अगर एकदम शांत सा कमरा हो, वेरी क्वाइट रूम भी हो, तो भी ऑलमोस्ट 20 डेसिबल का साउंड वहां पे रहता है। ठीक है, कुछ नहीं तो अरे आपके हवाओं के चलने की आवाज है। ठीक है, आपके हार्ट बीट चल रही है आपकी। ठीक है, आपके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स जो है फंक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली 20 डेसिबल डेसिबल जो है ये रहता है। साथ ही साथ कार वगैरह चल रहा है, आपका मिक्सी वगैरह घरों में चल रही है, तो 70 डेसिबल तक का साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो आपके ट्रक वगैरह होते हैं, इनकी जो हॉकिंग होती है, ठीक है, वो थोड़ा बगल में खड़ा करेगा, बोला एक बार अच्छे से दबाओ अपना हॉर्न। ठीक है, तुम्हें मजा आ जाएगा उसके बाद। हाँ, ट्रेन वाला सुनना, तो 110 110 120 डेसिबल जो है इनका होता है। ध्यान रखना, साउंड भी एज ए पॉल्यूशन है, एज ए पॉल्यूटेंट रिकॉग्नाइज किया जाता है, और भारत में इसको जो है एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसको कहा जाता है नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। ठीक है, पहले इसको रेगुलेट किया जाता था इनसाइड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1976। ठीक है,
बट इसको अब रेगुलेट किया जाता है, इसको सेपरेट कर लिया गया एंड इट इज नाउ रेगुलेटेड एज नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिक्स है, आप जरूरत से ज्यादा हॉकिंग करोगे तो पुलिस गाड़ियां पकड़ती है। ठीक है, आपके जो है हॉर्न और ये सब तोड़े जाते हैं कि भाई क्या लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये सब रेगुलेटेड है, ये लॉ के अंदर में। वो पूछोगे कि किस कैसे तोड़ रहे हो, कहां से कानून है, तो दिखा देगा कि देखो यहां से लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर है उनको, इसीलिए आप म्यूजिक वगैरह बजाओगे तो परमिशन लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप चले जाओ मेट्रो सिटीज में, अगर आपको कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करना है, यू नीड परमिशन कि भाई ऐसा डीजे बजेगा मेरा, और 10 बजे के बाद वो भी नहीं बजा पाओगे तुम। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई रूल्स नहीं है 10 बजे, क्या तुम रात के 2 बजे भी बजा रहे हो तो कोई ये नहीं, लेना तो पड़ता है। बट अब धीरे धीरे मतलब हाँ मेट्रोज में आना, यहाँ हाँ पटना भी बढ़ रहा है थोड़ा सा। चलो धीरे धीरे हम लोग बेहतर हो रहे हैं, नहीं सिविलाइज हो रहे हैं कम से कम इस मामले में, अच्छी चीज है। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ये टर्म याद रखना। और इसको रेगुलेशन करने का जो काम है, दिस इज डन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि साउंड पोल्यूशन को रेगुलेट थाना करती है। ठीक है, साउंड पोल्यूशन को रेगुलेट सीपीसीबी करती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो थाना को जरिए उसके थ्रू ये दिया गया परमिशन देने का काम तुम कर लेना। ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके अंदर में जो है आपका पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन का भी रेगुलेशन है। इसके अलावा कुछ एरियाज को साइलेंट जोन्स डिक्लेयर करा जाता है, दैट इज एरियाज 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो साइलेंट जोन लिखा हुआ है भैया, तो वहां पे अपना बजाएं, आपको गिरफ्तार करके फाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्ट याद रख लेना और रेगुलेशन कौन करता है ये याद रख लेना। देखो कानून तो हमारे यहाँ सारे हैं, बट फॉलो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पुलिस वाले और टीचर, ये दो लोग ऐसे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट वाले टीचर हैं, इनको सब काम कराया जाता है। ठीक है, तो पुलिस को ही बोलेगा ट्रैफिक भी तुम्ही को देखना है। ठीक है, क्राइम भी तुम्ही को सॉल्व करना है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन वो भी तुम्ही को करना है, कोई साउंड पोल्यूशन हो गया वो भी तुम्ही को देखना है। वैसे ही टीचर होते हैं, पढ़ाना छोड़ के बाकी सब काम करना होता है उनको। ठीक है, तो कभी गाय भैंस गिनते चलते हैं, कभी पॉपुलेशन की गिनती करते हैं। ठीक है, हाँ कभी सर्वे करा रहे हैं, कभी जो है आपका लोग गिनते चल रहे हैं, तो उनका वो काम रहता है। और तीसरा जो है वो है ट्रैक्टर। ठीक है, तो टीचर, ट्रैक्टर और पुलिस सेम है। ट्रैक्टर को भी देखो सब काम में जाता है वो। शराब वाला भी बता रहा हूँ भाई, वही सोच रहा भाई, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही, वो टीचर बेचारा क्या पकड़ेगा, मतलब पकड़ेगा या क्या ही इन्फॉर्म करेगा, वो पीट देंगे उसको। तो क्या करेंगे बेचारे, बताओ कौन दुश्मनी। भाई जो शराब बेच रहा है वो सिंपल इंसान तो है नहीं। ठीक है, वो उसका कैरेक्टर तुमको पता है, तुम जाके इन्फॉर्म करोगे, किस दिन पकड़ लेगा अकेले में, आ जाओ इधर, बड़ा तुम शराब तुम बने हो अच्छे आदमी। चलो, तो गवर्नमेंट कई बार ऐसा ही करती है, अपनी जिम्मेवारियां जो है वो दूसरे के माथे फोड़ती है, तो भाई तुमको करने का है। अच्छा, ये एक बेसिक आइडिया रख लेना कि जब हम साइलेंट जोन बोलते हैं, तो साइलेंट जोन का मतलब ऐसा नहीं कि साउंड बिल्कुल ना हो। साइलेंट जोन का भी मतलब है कि 50 डेसिबल तक का साउंड अलाउड है दिन के टाइम में, और 40 डेसिबल तक अलाउड है रात के टाइम में। ठीक है, साइलेंट जोन का भी मतलब ये है। तो कभी पुलिस पकड़ ले तो बोलना कि भाई दिखाओ कि 50 डेसिबल से ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि इतना अलाउड है लीगली, इस रूल में भी अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा रेसिडेंशियल एरिया में ये नंबर 55-45 है, कमर्शियल में इतना बढ़ जाता है, तो 10-10 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक 5 बढ़ा है, देन 10 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया आप रख ले कि साउंड का वेरिएशन कितना है, कितना अलाउड है। ये आपका उसी एक्ट के थ्रू लेके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कमर्शियल एरिया जहाँ पे बिजनेस एरियाज है, ये बोरिंग रोड हो गया कमर्शियल एरिया। तो ये आपका वही 2000 वाले रूल्स के थ्रू ये आपका उसी में ये चार्ट गिवन है। ठीक है, तो वहां से लेके आ गया। अब बात आती है कि अगर साउंड फिर भी आपको ज्यादा होता रहे तो क्या हो सकता है। तो एक तो 70-80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड हो तो ऑब्वियसली एनोइंग लगता है, इरिटेशन आपको फील होना शुरू होता है। जैसे मेरा ये हो गया,
मैं शादियों में जाना अवॉइड करता हूँ, मैं घूमना, जैसे दुर्गा पूजा और ये हो गया, मैं घूमना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लाउड स्पीकर बजेगा, और लाउड स्पीकर बचेगा मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वो सर दर्द आपका शुरू हो जाता है, तो 70-80 डेसिबल से ज्यादा हो गया तो ऐसे ही अनोइंग होने लगता है। ठीक है, तो जहां अब सुबह सुबह निकलो, भाई लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं है। मैं सुबह 5 बजे निकला था टहलने के लिए, उसमें भी इतनी हॉकिंग करा, रोड खाली है, निकलो नहीं यार। ठीक है, उस समय भी अननेसेसरी हॉकिंग करते हैं वो। तो बिहार में कुछ नहीं है, सिविक सेंस तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे मतलब मैं सीख चुका हूँ। मैक्सिमम 80% लोग वैसे ही हैं जिनको नहीं समझ में आता कि बजाना चाहिए। भाई 5 बजे का टाइम है, रोड पूरा खाली है, तुम साइड से जा सकते थे, थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा तुम्हें वेट करने में, लेकिन वो उस समय भी पूरे जोर से हॉकिंग करेगी। ठीक है, जबकि ये लॉ के अंदर में पनिशेबल है। हॉर्न बजाएंगे, भाई क्या है, थोड़ा सा तो रखो पेशेंस। ठीक है, तो एनोइंग एंड इरिटेशन तो हो ही सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा डेसिबल के साउंड अगर आपको रेगुलर मिल रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट अफेक्ट होता है। ज्यादा जोर से डीजे बजा दो, किसी किसी की सांस फूलने लगेगी। ठीक है, तो भाई बेहोश हो जाते हैं लोग, तो ब्रीदिंग रेट अफेक्ट हो सकती है। आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का फ्लो डिफरेंशिएट होने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है, ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा नॉट ओनली दैट, आपका मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल गेट्स डिस्टर्ब। आपका जो है डाइजेस्टिव पाचन तंत्र पे भी असर पड़ता है। तो दिन भर गाना सुनोगे तेज बजा करके तो पाचन तंत्र पे भी असर पड़ता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान जो है हार्मोन सिक्रेशन का, बहुत है, जैसे नींद वाली हार्मोन जो है वो सिक्रेट ही नहीं होगी। ठीक है, साउंड बजते रहेगा तो कहां से नींद आएगी? तो क्यों, कारण क्या है? हार्मोन्स नहीं सिक्रेट हो पा रहे हैं एक्सेस साउंड की वजह से। ठीक है, तो हार्ट रेट आपका डेफिनेटली अंदर आता है, स्लीप साइकिल्स पे असर आते हैं, नींद आपकी खराब होगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम पे भी आपको आपको इरिटेशन वगैरह क्या है, नर्वस सिस्टम पे असर है, आपका दिमाग पूरे एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका टाइप 2 डायबिटीज के साथ भी कुछ स्टडीज बता रही हैं कि रेगुलर साउंड अगर आप बहुत हाई पिच का सुनते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज, तो डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी आपकी इंसुलिन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, तो नहीं होता इनफ मात्रा में, तो आपको अलग से इंसुलिन लगाना पड़ता है। टाइप 2 जो है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस हो या ना हो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो खतरनाक टाइप 2 डायबिटीज ये होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आज के डेट में जो हेडफोन लगाने वाला कल्चर आ ही गया है, तो आधे लोग जो है वो बहरे होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत लोगों को आदत होती है हेडफोन लगाए, ठीक है, अब उसको फुल साउंड में गाना बजाएंगे, वो फुल साउंड में गाना सुनते भाई पागल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और इसका असर बाहर का और मजे से सुनते हैं, नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बैक्टीरिया वो वही कान, आप उसको सफाई उफाई नहीं कर रहे हो ना जनरली। और ये तो मुझे नहीं पता कि कैसे बैक्टीरिया, हीट वगैरह नहीं नहीं, एयर वगैरह का ये बंद हो रहा है ना, फ्लो बंद हो रहा है, तो माइट भी हीट वगैरह ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो बैक्टीरियल कंडीशन, ये अगेन मुझे आइडिया नहीं है, आई एम जस्ट गेसिंग कि ये हो सकता है एक तरीका। और हाँ, ये हो सकता है, इट्स चांसेस आर देयर। और आप वैसे भी साफ सफाई नहीं करो, एयर का फ्लो बंद कर दे रहे हो, स्टैग्नेट कर दे रहे हो ना एयर को, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हियरिंग इंपेयरमेंट, ये तो बहुत बड़ी समस्या यूथ में आने वाली है। मेरा एक खुद का दोस्त है तो मैं जब उससे 2 साल बाद मिला, मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो मुझे तो पता था इसका होने वाला है, उसको, क्योंकि उसको शुरू से आदत थी। ठीक है, वो फुल साउंड में गाने सुनेगा, और सुनते सुनते अभी ऐसा हो गया जब बोलो तो उसको सुनाई नहीं। मैंने बोला अच्छा है, लेकिन अब दिक्कत ये हो गया है ना, उसको आदत है बहस करने की, मतलब किसी भी चीज पे अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। उसके लिए अच्छा हो गया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख लेता है, सामने वाले को सुनता नहीं है। सामने तो उसको कुछ भी बोलो सुनेगा ही नहीं भाई। मत लगाओ, अगर आपका नॉर्मल काम था तो क्यों लगाने का है? हाँ, रेयर लगाइए, कभी आप ट्रैफिक में है, बाइक चला रहे हैं तो ठीक है, आप लगा लिया आपने, वो सही है। अरे तो एक लगाओ भाई, दोनों क्यों लगाने का है तुम्हें? एक लगा लो, तुमको बात ही तो करना है चलते हुए, वो भी लगा लो। हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए, आपको बात नहीं करना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन खराब होता है। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग्स एंड अदर मटेरियल्स कैन आल्सो गेट डैमेज, ये सिंपल सी कहानी याद रखना। चलो, ये साउंड आपका छोटा सा चैप्टर था, साथ ही साथ एक और छोटा चैप्टर यहीं पे निपटा देता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहां तक क्लियर हो गया ना? साउंड इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है सवाल। मेन याद रखना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह क्या होता है,
इंफ्रारेड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कौन से जानवर सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, यही सब सवाल पूछे गए हैं घुमा फिरा के, इधर से या उधर से, रहा है उतना ही। ठीक है, चलो आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सिंपली क्या है कि जब चार्ज आपका फ्लो करता है किसी भी जगह से, किसी भी कंडक्टर से, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, चार्ज होना चाहिए, चार्ज के फ्लो को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। सिंपली करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल इज दैट। अब चार्ज को फ्लो करने के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब सिंपल सा क्या है कि ये क्लोज लूप है जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेगुलरली क्या हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि जैसे अगर आपको ऐसे डायग्राम बना दिया जाता है देखो अगर ऐसे डायग्राम कहीं पे बना दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, यहां पे अगर ऐसा है तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम मानते हैं करंट। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन, ये दोनों क्या होगा, उल्टा होगा। इनवर्सली नहीं बोलो, इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, ये ऑपोजिट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के उल्टा होता है। पहले हम मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पर बाद में ये चीजें सामने आई कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ फ्लो नहीं करता है, जो फ्लो करता है वो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट तो डायरेक्शन हमने वही ले रखा, तो डायरेक्शन हम अभी भी इसी को निगेटिव भाग पे रहता है। ठीक, चलो ठीक ही है। क्या हुआ है डॉक्टर? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, मेरा निकल गया था, मैंने नहीं पढ़ा क्या, देखता हूँ मैं। ठीक है, ये सिंपल सा ये रखना। अच्छा, इनको चलने के लिए, अच्छा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, सिंपली चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो है कूलम, और करंट का क्या है, एम्पियर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस, पहली चीज तो ये याद रखना। अब जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू अराउंड 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तब जाके आपका 1 कूलम चार्ज, मतलब कहीं पे सिंपली नंबर पूछ लेता है भैया कि कितना। तो अगर आपको डिफरेंस पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तब तो आप निकाल लोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ये। ठीक है, ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक कूलम आपको चार्ज चाहिए तो 1 बाई उतना कर दो, तो यू विल फाइंड दिस नंबर जो कि आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर्स आपको सिंपली कहीं कहीं इधर इधर घुमा के पूछते रहता है। अब यहां से 1 एम्पियर का मतलब कितना हुआ, 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। तो अगर एक कूलम चार्ज किसी एरिया से 1 सेकेंड में पास हो रही है तो हम बोलते हैं क्या, कि 1 एम्पियर का करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझो कि इट्स अबाउट, जैसे पाइप है ना, तो पाइप को अगर सीधा करोगे ऐसे रखोगे तो पानी कहीं से कहीं फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा तिरछा करोगे तो क्या होगा, एक जो है वो हायर पोटेंशियल पे आ गया और दूसरा जो है वो लोअर पोटेंशियल पे आ गया, तो पानी का फ्लो क्या होगा, ऐसे होगा। वैसे ही दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। ठीक है, कि एक जो है हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे है, और करंट का जो फ्लो होगा वो कहां से होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां हो रहा होगा, लोअर से हायर। ये चीज ध्यान रखना, देखो यही से क्वेश्चन घूम जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट है। तो जब हमने बोला कि आपका करंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां हो रहा होगा, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि एक
पॉइंट को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली वो मैथमेटिकल उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो दिस इज सिंपली बाय वर्क डन, कितना मेहनत लगेगा उसको ले जाने में, डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज, ऐसे लिख सकते हो कि पर कूलम चार्ज को ले जाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना उसको एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज सिंपली द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ये होता है, बट यहाँ पे एक्चुअल पोटेंशियल कुछ नहीं होता है। द थिंग दैट इज यूज्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो टर्म यूज होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक हाइट और दूसरा हाइट ये रिलेटिव होते हैं, कौन कितना ऊंचा और कितना नीचे, ठीक है। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है। जब आप कैलकुलेट करते हो इवन पोटेंशियल एनर्जी को, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता, आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसके वजह से कितना एनर्जी है आप वो कैलकुलेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, 1 वोल्ट जो है ये किसका यूनिट है, दिस इज द वोल्टेज का, ठीक है। तो पहली कूलम, एम्पियर और तीसरा जो है दैट इज द वोल्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल 1 डिवाइडेड बाई 1 कूलम, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 जूल इंटू 1 कूलम, ये ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर का यूज किसके लिए होता है, वोल्टेज नापने के लिए, और करंट नापने के लिए एमीटर, ठीक है, एमीटर। तो ये भी चीज याद रखना, एमीटर जो है ये करंट नापने के लिए और वोल्टमीटर जो है ये वोल्टेज नापने के लिए। एमीटर को हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एमीटर को हमेशा ही क्या करते हैं, सीरीज में रखेंगे। वोल्टमीटर को हमेशा ही पैरेलल में रखेंगे, ठीक है। तो वोल्टमीटर को ऐसे दिखा लेना, ठीक है। वोल्टमीटर को हमेशा ही पैरेलल में रखेंगे। तो एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सवाल कई बार पूछा अलग अलग एग्जाम्स में, भाई कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ठीक है। तो एमीटर, क्योंकि एमीटर में आपको करंट नापना है ना, तो सारा करंट इससे होके जाना चाहिए, इसलिए एमीटर आपको सीरीज में लगेगा, ठीक है। और पैरेलल में वोल्टमीटर को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे ही आप पैरेलल में लगाते हो तो वोल्टेज हमेशा ही दो पैरेलल के बीच में हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए वहां पे आपको वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। तो सिंपल टर्म्स है, जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट वंस। अच्छा, इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला यूज होता है सारे, दैट इज द ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ सिंपली क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज और करंट ये दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर मीडियम सेम रखा है आपने, ठीक है, टेम्परेचर सेम रखा है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे I भी क्या होता जाएगा, उसमें करंट भी बढ़ता जाएगा। यही जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हो यहां से, तो यू विल गेट द इक्वेशन एज V इक्वल्स टू I, ठीक है। तो वीर करके या ऐसे भी करके याद रख लेना, काम खत्म हो जाएगा, आप गलती ना करोगे, ठीक है। तो V इक्वल्स टू I R के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। अब यानी कि अगर आपको वोल्टेज सेम रखना है और करंट को वेरी कराना है, तो आप क्या करा सकते हो, रेसिस्टेंस को वेरी कराते रहो। तो रेसिस्टेंस जैसे जैसे वेरी कराओगे तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, आपका सिंपली वेरी होता रहेगा। तो कई डिवाइसेस में हमें क्या करना होता है, हमें बार बार जरूरत के हिसाब से करंट को चेंज करते रहना पड़ता है। तो फिर वहां पे आप क्या करते हो, यू यूज द वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। या एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसको कहते हैं रियोस्टेट, ये काफी कॉमन पूछा गया है। रियोस्टेट का मतलब क्या है, रियोस्टेट कुछ नहीं, ये एक ऐसा रेसिस्टेंस है जिसको आप अपने जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसका रेसिस्टेंस चेंज करोगे तो अगर करंट को बढ़ाना है तो रेसिस्टेंस को कम कर दिया, करंट बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस को करंट को कम करना है, रेसिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो रियोस्टेट का यूज किया जाता है टू रेगुलेट द करंट कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ठीक है। सो दैट इज द आपका ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। और एक चीज ध्यान रखना, ओम्स लॉ तभी फॉलो करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये इम्प्लिसिट है इसके स्टेटमेंट में कि गिवन टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो हमेशा ओम्स लॉ, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है, वहां पे उसका ग्राफ फिर चेंज होने लगता है ओम्स लॉ का, ठीक है। इसके अलावा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस मटेरियल का अपना फिक्स होगा डिपेंडिंग अपॉन उसका शेप एंड साइज क्या है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो है रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस भी डिपेंड करता है एक चीज पे जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो ये है रेसिस्टेंस, R से डिनोट किया जाता है,
एंड इसको ये होता है रो एल बाई ए। ये एल जो है ये लेंथ है और ए जो है एरिया है। ये रो जो है इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, और ये रेसिस्टिविटी जो है दिस इज फिक्स्ड फॉर एवरी मटेरियल। हर मटेरियल का अपना यूनिक रेसिस्टिविटी होगा। तो सेम मटेरियल, तो एक तो वहां से रेसिस्टिविटी इसकी डिफाइन होती है कि कितना ज्यादा रेसिस्ट करता है, बट उसी मटेरियल का आप लेंथ कितना रखते हो और एरिया कितना रखते हो, ये डिटरमाइन करेगा कि ये करंट को कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन भी वो ज्यादा करेगा, बट एरिया जैसे ही ज्यादा कर दोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन वो क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी चीज को वो स्टेटमेंट में घुमा फिरा के पूछते रहता है। ठीक है, कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो रेसिस्टेंस एक पार्टिकुलर मशीन जो आपने लगाया हुआ है कंपोनेंट, ये उसका ऑब्स्ट्रक्टिंग पावर है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो है ये स्पेसिफिक मटेरियल का है। तो वो मटेरियल, वो मशीन जो बना है, वो कंपोनेंट जो बना है किस मटेरियल का बना है, इस पे डिपेंड करेगा वो कितना ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। बट उसके अलावा उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया कितना है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रो एल बाई ए, ये चीज याद रखना। एक बेसिक आइडिया रख लेना कि कैसा किसका ज्यादा है। तो सबसे कम जो रेसिस्टिविटी है, सबसे ज्यादा जो है, सबसे कम रेसिस्टिविटी जो है, यू विल फाइंड दैट इज द सिल्वर की है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी ये उल्टा लिखा हुआ है, यहां से ऊपर जाते हुए ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां तक 9.4 तक नहीं, ठीक है, सभी में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, रेसिस्टिविटी का ही उल्टा होता है कंडक्टेंस। अगर ये रेसिस्टिविटी है तो ये होता है कंडक्टेंस। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कि कितना आसानी से वो पार होने देगा। तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसका कंडक्टेंस कम, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसीलिए सिल्वर कॉपर जनरली यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वायर, क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है, तो वो करंट को कम रेसिस्ट करेंगे। वहीं पे आप देखो डायमंड वगैरह, पेपर वगैरह, तो अच्छा, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यहां पे सिंपली आपको सीरीज एंड पैरेलल का याद रख लेने का है। तो सीरीज में क्या होगा, अगर कुछ ऐसा है, ये R1 R2 R3, तो इसको अगर आप लेके जाओगे यहां पे तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो। अगर ये R इक्विवेलेंट है तो यू कैन राइट R इक्विवेलेंट जो होगा इसका, दैट इज सिंपली R1 प्लस R2 प्लस, सिंपल। सीरीज में और कुछ करना ही नहीं। पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में यही वैल्यू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू, ठीक है, दिस विल, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ रेजिस्टर्स के रूप में आप सीरीज एंड पैरेलल आप इसको, यहां से और सवाल पूछे नहीं जाते, इतना और डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा जब करंट कहीं से पास करेगा तो वहां पे वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो हीट कितना प्रोड्यूस करता है, इसके लिए लेकर के एक लॉ है जिसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, करंट जब कहीं से पास करेगा तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए द लॉ इज देयर एंड दिस लॉ इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सिंपली पहले तो यही पूछ लेगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। ठीक है, करंट के टर्म्स में तो सिंपली ये बताता है कि जब कहीं से करंट पास होगा किसी रेसिस्टर से तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या बताता है, ये बता रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी वहां से कितनी करंट पास हो रही। ठीक है, दूसरा बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, यहाँ पे आर जो है वो कितना हो रहा। ठीक है, रेसिस्टेंस उसका कितना है। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितने देर तक पास हुआ है। तो हीट प्रोड्यूस इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर टी, सिंपली दिस इज द जूल्स लॉ। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। अब इसको अगर आप चाहो तो इसका फॉर्म चेंज करके भी लिख सकते हो, सिंपली ये यहां से ऐसे ही डायरेक्टली हट जाता है, ये कांस्टेंट नहीं लगता, कांस्टेंट 1 है यहाँ पे एक्चुअली। तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, कहीं पे अगर नहीं दिया हुआ है, आर नहीं दिया है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, वी आई टी हो जाएगा ये। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी को चेंज करोगे तो यू विल फाइंड वी आई टी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहीं से पावर, पावर यानी पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, तो पावर निकालना होगा तो हीट अपॉन टाइम कर दो। ठीक है,
तो पावर कितना हो जाएगा, पावर का सिंपल फॉर्मूला आपका आई स्क्वायर आर हो जाएगा या वी आई हो जाएगा, तो दैट इज द पावर। अच्छा यूनिट क्या होंगे, हीट का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या होगा, तो हीट का सेम जूल रहेगा, कहीं चेंज नहीं जाएगा, वाट का सॉरी पावर का वाट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा ऐसे क्वेश्चन कैसे दे देगा कि भाई देखो एक बल्ब है जो ऑपरेट करता है 200 वोल्ट पे, ठीक है, उससे करंट फ्लो करता है लेट सपोज 5 एम्पियर, तो बल्ब की पावर बताइए, सिंपल निकाल देने का है, ठीक है। आपके बल्ब वगैरह पे लिखा रहता है पावर कितना है, नहीं भी लिखा होता तो आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो कितने वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 8 वाट 10 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या, घुमा के पूछेगा कि 10 वाट का बल्ब है, उसको 200 वोल्ट पे लगाया गया, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो पावर गिवन है, वी आई निकाल लो, बात समझ में आ गई। तो घूम फिर के क्वेश्चन यही आते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है। पावर में टाइम का यूज नहीं होता, हीट में होता है, सेकंड का, हीट में सेकंड लेते हो। टाइम तो कैंसिल हो गया ना, टाइम तो कैंसिल हो गया, अरे हीट वाले में टाइम था ना वहां, तो इसीलिए तो इजी हो गया ना आपका। हीट का क्या था, आई स्क्वायर आर था एंड टी था, और इसी को डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना देर टाइम पास हुआ वही उतना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो उतने टाइम का पावर निकला, तो उतने टाइम को डिवाइड कर देना है आपको, तो ये चीज ही खत्म हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट में याद रखना, ऑब्वियसली बहुत सारे यूज हम करते हैं, आयरन से लेकर के टोस्टर, ओवन, केटल, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह सब। इसके अलावा बल्ब भी जो है, जो पुराने वाले बल्ब आते थे आपको, वो पीले वाले, दे वर ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन हीटिंग इफेक्ट। वहां पे जो उनका फिलामेंट होता था वो बना होता था टंगस्टन का, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, बाप रे, मतलब कितनी बार पूछा, ये क्या है मटेरियल, अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होता था, और उसमें जो गैसेस फिल किए जाते थे, दोज वेयर नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये भी कॉमन, बल्ब में कौन सा गैस होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड आर्गन हो, तो बल्ब ही नहीं आता तो क्या ही गैस करे, आता है मतलब उतना यूज नहीं होता, ठीक है। बट कभी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, तो नाइट्रोजन एंड आर्गन, तो सिंपल सी कहानी याद रखोगे, यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट काम करता है। इसके अलावा जो फ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल्स में, जो इक्विपमेंट में जो फ्यूज लगाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, कि एक अमाउंट से ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा, तो एक टाइम के बाद वो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट हो जाएगा, हीट तो निकलेगा ना, और हीट जब निकलेगा तो आपका फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इजीली मेल्टिंग वैसे सब्सटेंसेस रखे जाते थे फ्यूज में जो कि इजी मेल्टिंग हो, आसानी से मेल्ट हो जाए, जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा वो मेल्ट हो जाएगा और करंट का सप्लाई कैंसिल हो जाएगा, आपका डिवाइस जो है वो बचा रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चालाकी में कि फ्यूज टूट गया तो कोई बात नहीं, ले आओ तांबे का तार बांध देते हैं, तो फिर फ्यूज ही हटा दो, जरूरत ही नहीं है उसकी, जब आपने तांबे का ही तार बांध दिया है तो, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह में भी फ्यूज उड़ता है तो जाकर लगा दो, अगली बार ट्रांसफार्मर ही उड़ जाता है, ऑब्वियस ही बात है भाई, और ज्यादा मोटा तार बांधोगे तो क्या होगा, उड़ेगा ही ना, आपने फ्यूज का जो पर्पस था वो पर्पस ही खत्म कर दिया। और मैं एक बार समझा रहा था इस चीज को, तो मेरी किसी ने नहीं सुनी, बोले तुम बकवास करते था, तो लगा लो, ठीक है। 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर उड़ गया, बोले अब मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो फ्यूज है तो फ्यूज की तरह रखो उसको। अच्छा फ्यूज को सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में, फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाएंगे, फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है, तभी तो सारा करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मेजर करेगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्यूज आपका सीरीज में लगता है ना कि पैरेलल में, ठीक है। ये सब देखो ऐसे ही सवाल बनते रह जाते हैं कहीं कहीं। अच्छा इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पावर नथिंग, वाट इसका यूनिट है, ये तो आपको बात है ही। तो इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट किसको कहोगे, वैसा डिवाइस जो 1 वोल्ट करंट देने पे 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करने पे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे 1 एम्पियर करंट पे ऑपरेट करे, दैट इज सिंपली योर 1 वाट का मशीन है वो। इसी को जब आप किलोवाट बोलते हो तो 1000 वाट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वाट आवर से भी ज्यादा किलोवाट आवर है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो है ये आपका सिंपली ये है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, कि 1 किलोवाट एनर्जी जब कंज्यूम होती है, 1 किलोवाट पावर जब कंज्यूम होता है फॉर 1 आवर पीरियड, तब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो 1 यूनिट उठता है, ठीक है। तो 1 यूनिट याद रखना कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब है इतना जूल, ये आप ध्यान रखना, ये पूछ लेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इसको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, बट सिंपली इसको यही कर लो आप।
तो 3.6 इंटू 10⁶ है ये, ठीक है, 10⁶ जूल। दिस इज योर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? घर में कभी बैठ के कैलकुलेट करना कि मैं कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में पर दिन में उठाता हूँ, ठीक है, इसको करना, अरे मजा आने के लिए करना कि अच्छा कितने बल्ब हैं, कितने पंखे हैं, कितना फ्रिज है, सबका पावर रेटिंग देखना कितना है, और बैठ के कैलकुलेट करना। तो तुम्हें पता चल जाए कि मेरी बिजली मैं ही यूज कर रहा हूँ कि पड़ोसी भी चला रहा है टॉप फंसा के। तो ये ऐसा मेरे साथ एक बार मुझे करना पड़ा था, ठीक है, वो बिल बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, कैसे, मतलब अननेसेसरी। तो फिर मैंने कैलकुलेट करा, बोला कि रुको 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 रुको, निकालने दो पहले खोज के कितना आखिर मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ जरूरत से। तो मेरे जरूरत से 4 गुना ज्यादा बिल आ रहा था। मैंने सबको कर लिया कि मैं सारा कुछ जो चला रहा हूँ उसको 24 घंटे में ऑपरेट करके मैंने कैलकुलेट करा, उससे भी 4 गुना ज्यादा बिल आ रहा था। देन आई थॉट भाई देखो ये क्या चल रहा है, तो ये कैलकुलेट वगैरह करके निकालोगे भाई कितना बिल आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इतना ही था, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। तो सिंपली इसमें किसका क्या यूनिट होता है, किसका क्या डायमेंशन है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, एमीटर वोल्टमीटर कैसे काम करता है, ठीक है, किसको कहाँ लगाते हैं, यही सब आपसे यहाँ से सवाल जनरली बनते हैं, और कुछ वैसा है नहीं यहाँ, ठीक है। सो साउंड और ये, अच्छा ज्योग्राफी में कहाँ तक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, किसी को एनीवन आइडिया? क्योंकि जो पोर्शन बचा है उसको मैं एग्जाम के पहले कंप्लीट कराऊंगा जल्दी। कहाँ तक हुआ है, और या ये बता दो क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा है। सिंपली ये भी बता दोगे, कितना हो गया वो भी बता दोगे तो मैं बता दूंगा क्या क्या बचा है। ठीक है, तो आप मुझे ये भी कह रहे आप आपस में भी अगर नहीं किसी को याद हो तो कोऑर्डिनेट करके भी बता दोगे मुझे ना, तो कल के क्लास में मुझे बता दो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। तो जो पोर्शन बचा